नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करें कि ऑडिबल विजुअल हम दोनों ठीक से हैं, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं, यूपीएससी की इस यात्रा में प्रीलिम्स का 2022 का एग्जाम 5 जून को प्रस्तावित है। तो जीएस के फर्स्ट पेपर और उसके सेकंड पेपर में जो हर किसी अपना अपना एग्जाम का रोल रहता है। आप जब प्रीलिम्स से चलते हुए मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी जो एक श्रृंखला है जिसको हम सीसेट कहते हैं, और सीसेट एक ऐसा विषय है, अगर उसको आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे तो जीएस के फर्स्ट पेपर में अगर आपके नंबर ज़्यादा भी होते हैं तो आप पार्टिसिपेट मेंस में नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि प्रत्येक चरण की अपनी अपनी भूमिका अलग अलग तरीके से होती है। अब ये नहीं कि आप मेंस को कैसे तैयार करना है, प्रीलिम्स कैसे तैयार करना है, ये अपना अलग अलग स्ट्रेटजी नुमा एग्जाम है। तो जिन लोगों को डर लगता है कि सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सीसेट एक डर का विषय है। सीसेट में लोग मैथ्स को पढ़ना होता है, सीसेट रीजनिंग को पढ़ना होता है, सीसेट कंप्रेंशन को पढ़ना होता है। बट इन सब की दुनिया से दूर जो आपकी समझ है उसको विकसित कैसे किया जाए, क्योंकि यूपीएससी ने सीसेट लगाने का पर्पस था सिर्फ आपको आपकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को एक बार चेक करना कि आप इस लायक हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने लायक हैं या नहीं हैं, या आप किस तरीके डिसीजन ले पाएंगे। ये सारी बातें सीसेट में आप सीखने के लिए यूपीएससी ने सीसेट के एग्जाम को रखा। तो बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को लगता है सीसेट बहुत डर का विषय है, बहुत सारे बच्चे इस ए वर्ड को नहीं समझ पाते हैं, एप्टीट्यूड को कैसे बिल्ड करना है, एप्टीट्यूड को कैसे बनाना है यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, एप्टीट्यूड को किस तरीके से आपको ऐसी योग्यता के अंतर्गत ढालना है अपने आप को जो आप लगो कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो ये सब बातें सीसेट में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जो दुनिया है इस तकनीकी माहौल की, यहाँ आपको मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ाएंगे, मैथ्स की ट्रिक्स बताएंगे, मैथ्स के फॉर्मूले बताएंगे, मैथ्स का आधारनुमा तैयारी कराएंगे। इन सब की दुनिया से दूर सीसेट की एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है जिसको लगता है कि सीसेट 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, 2024 में एग्जाम दे रहे हैं। सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए आपको इसकी आधारनुमा तैयारी को जानना पड़ेगा। जैसे इससे पहले एक दो बातें आपसे हम कर लें। ओजांग सर के द्वारा 1 ईयर की कंप्लीट जो योजना कुरुक्षेत्र है उसकी पूरी समरी के आधार पर चीजों को समझते हुए और टॉपिक से लिंक करते हुए मिनिमम फीस 2000 रुपए की फीस में एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है 23 मार्च को। तो जिनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट रेडी करना है तो आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। कॉल नंबर पर कॉल करिएगा और जानकारी लेके इसको पूरे बैच को एंजॉय तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पूरी टीम के द्वारा अभी ओजांग प्लेटफॉर्म पर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में अगर एक बार देख लें। कंसेप्टर बैच चल रहा है। कंसेप्टर मतलब जो पूरे तरीके बताएगा किस तरीके से आधारनुमा तैयारी होती है। एनसीईआरटी का बैच चल रहा है। आईएएस प्री प्रीलिम्स फोकस बैच चल रहा है। आईएएस प्री के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। देन उसके बाद ऑप्शनल ज्योग्राफी और पीएसआई चल रहा है। सीसेट का बैच भी आपके सामने चल ही रहा है। ये इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। तो जिनको भी लगता है कि हाँ ओजांग टीम के साथ या ओजांग का इस प्लेटफॉर्म पर इन सुविधाओं का लाभ उठाना है तो आप इन सब में किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर कॉल करिएगा। पूरी जानकारी लेने के उपरांत आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी का स्ट्रक्चर है वो सुधर सकता है। लास्ट में जो एक बूस्टर एनसीईआरटी बैच है जो ऑनलाइन है, इसकी फीस स्टार्ट हो चुका है। इसकी फीस मात्र 6000 रुपए है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी पूरी सिस्टमेटिक तरीके से कराई जाएंगी। तो आप इसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सीसेट की इस यात्रा में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सीसेट हो या फिर कोई यूपीएससी की यात्रा हो, उसका जब तक आपके जीवन में ब्लूप्रिंट नहीं होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि जब भी किसी पिक्चर को देखते होंगे तो पिक्चर का पूरा एक सीक्वेंस होता है, पिक्चर की पूरी कहानी होती है। पिक्चर एग्जाम्पल बेस हो या थ्योरी बेस हो या फिर एक कॉमेडियन बेस हो, उसका अपना एक आधारनुमा होता है। तो ऐसी यूपीएससी भी एक आधारनुमा, उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या है? एक ऐसी समझ कि हमें कहां से क्या चीजें रेडी करनी है, कैसे रेडी करनी है, ये सब बहुत जरूरी है। यूपीएससी में पढ़ना क्या है इससे जरूरी है पढ़ना क्या नहीं है। पढ़ना कहां से जरूरी है ये जरूरी है, पढ़ना कहां से नहीं है। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं। आलतू फालतू बातों से मैं बिल्कुल दूर रहता हूं। टू द पॉइंट पढ़ाई करिएगा, कहानियों से दूर रहिएगा, जुमलों से दूर रहिएगा। जो लोग आपको बताते हैं कि ऐसा पढ़ लो, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत अलग तरीके से हैं। तो आइए सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सीसेट एक ऐसी यात्रा है जहां से आपकी दिमाग की समझ को विकसित किया जाता है। उसमें सिर्फ एक जो वर्ड है ए, एप्टीट्यूड, यही सबसे इंपोर्टेंट वर्ड है। इसको जिसने समझ लिया वो सीसेट की नस को समझ जाएगा।
डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करता है, नस को पकड़ता, क्यों, देखता है कि कैसे तड़प रही है नस, क्या चाहती है आपसे, कौन सी दवाई देनी है। तो इट मीन्स मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने एक ही वर्ड को समझना। अब एक ही जो इस क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे यूपीएससी में 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अब 80 क्वेश्चनों में से आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं। अब मान लीजिएगा 10 से 15,000 बच्चे एक ऐसे हैं जो मान के चलें कि सीसेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, मतलब उनसे 80 में से 27 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग नहीं कर पाते। उनके 10 से 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो जीएस के फर्स्ट पेपर में नंबर ज्यादा होते हैं, बट सेकंड पेपर में सीसेट में एक क्वेश्चन से 2 नंबर से रुक जाते हैं। तो कहीं आप भी ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि हमें डर है, तो उसको डर को दूर करने के लिए आप पूरी कंप्लीट जब एक बार ज्वाइन कर लेंगे, कंप्लीट बैच को देख लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी में सीसेट नहीं रुकेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन इसमें क्या करना है, सीसेट क्वालिफाई करने के लिए 3 की है। 3 की का मतलब 3 ऐसे मेन पिलर को पकड़ना है जहां सीसेट क्वालिफाइंग करना इंपॉर्टेंट है। पहला, बेसिक न्यूमरेसी। लोग इसमें आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, यहां सिलेबस में लिखा है बेसिक न्यूमरेसी का मतलब है कि एक 10th लेवल का ऐसा मैथ जहां पे आपकी समझ को चेक करता है। लोग यहाँ फॉर्मूले बताते हैं, लोग यहाँ ट्रिक बताते हैं। डूब मरो उस नाले में जहां बिल्कुल पानी नहीं है। ट्रिक कंसेप्ट का एग्जाम सीसेट है ही नहीं, ध्यान रखना। आप 2011 से लेकर 2021 के 11 साल के पेपरों को एनालाइज करेंगे तो 11 साल के पेपर में एक साल में 80 क्वेश्चन आते हैं, 880 क्वेश्चन बन जाएंगे। उन प्रश्नों में से तुम एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसे बता दो कि एक बुक ट्रिक का है, कंसेप्ट का, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग समझ के प्रश्न है जो आपको चेक करना सीसेट के माध्यम से यूपीएससी संस्थान चाह रहा है। तो यही सब चीजें हम इसमें करेंगे। बेसिक न्यूमरेसी पढ़ेंगे, मैथ्स को नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग को तर्क शक्ति पढ़ेंगे, और तीसरा पॉइंट क्या आता है, कंप्रीहेंशन। ये 3 वो पिलर हैं जहां से सीसेट क्वालिफाई करना बहुत इजी बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 30 से 35 या 40% तक लगभग यहाँ भूमिका होती है मैथ में। कोई मैथ के धुरंधर ही कहते हैं कि हम यहाँ के बल पे 27 क्वेश्चन कर देंगे। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि 2 घंटे के अंतर्गत वो इतने क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे जो 27 क्वेश्चन सही कर पाए एक बैलेंस से। इकोनॉमी चेक एंड बैलेंस से चलती है, इंडिया चेक एंड बैलेंस से चलता है, ज्योग्राफी चेक एंड बैलेंस से चलती है। सीसेट में भी चेक एंड बैलेंस अपना जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको फॉलो करना है। तो यानी कोई इंसान कहने लगे कि यहां से सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे, उसकी हिम्मत नहीं क्वालिफाई कर ले। नंबर 2, रीजनिंग के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, कंप्रीहेंशन के 25 से 30 प्रश्न आते हैं। कुल अगर मिला के मैं ये कहूं तो लगभग ये 3 ऐसे पिलर हैं जहां 95 से लेकर 97 के परसेंटेज के बीच में क्या है, सिलेबस बैठा हुआ है। तो हमें फोकस कहां करना है, फोकस करना है हमें इन पिलरों पर। अब इनके अंतर्गत क्या है, ये सब चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। हमारे साथ क्लास जो चल रही है, पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन इट इज द इंपोर्टेंट की टू नाउ द फिलॉसफी। मतलब एक प्रकार से दिमाग क्या कहना चाहता है एग्जामिनर का, प्रश्न कहां से बनते हैं, प्रश्न बनते कैसे हैं, प्रश्न बनने का तरीका कैसे होता है, उनको हमें पढ़ना कैसे है। सपोज दैट आपने क्या काम किया, लास्ट ईयर के पेपर का एक ऐसा, लास्ट ईयर के पेपर को आपने क्या करा, एक बेसिक आधार बनाया। अब वहां से आपने सोचो 80 क्वेश्चन एक साल में आते हैं, 11 साल में आप 880 प्रश्नों का जब अभ्यास कर लेंगे तो ये मान के चलें कि जो एग्जाम 2022 में 5 जून को हो रहा है, लगभग उसमें 50 से 55 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे डायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। तो इट मींस मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे टॉपिक के साथ। नंबर 2, टॉपिक की पूरी ब्रीफिंग को समझेंगे कि टॉपिक कोई भी हो, उस टॉपिक के पूरे आधार को समझेंगे बिल्कुल सिस्टमिक तरीके से, समझदारी के साथ। तो तीसरा पॉइंट यहां से क्या निकल के आता है, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ध्यान रखना। तो आप देख पा रहे कि हम 3 पहला, सेकंड और 3 पैटर्न पर पूरे सीसेट को करेंगे कैसे। अब बात करते हैं कि आपके सामने हमें प्रश्न को कैसे करना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिनको लगता है सीसेट्स का डर का विषय है, और डायरेक्टली कॉल करिएगा, एंजॉय करिए क्लास के साथ, आपको लगेगा कि हम वाकई मजा आ रहा है। क्या लिखा है, 79 संख्याएं का औसत जो है 89 है। यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। जोड़ी गई संख्या का मान ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ 79 नंबर इज 89। If one number mod number is added to it, then the average increase by 2. Find the value of the added number. तो आपके दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन है एवरेज से। कुछ लोग लगाएंगे फॉर्मूला, कुछ लोग समझेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, कुछ लोग इसके बारे में बहुत सारी मिथ बनेंगे। मार्केट में आज के समय स्पष्टता की कमी होने के कारण लगातार हम लोग सही गलत को जज नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं ऐसे जंजाल में कि जहां फंसने के बाद हम जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां
महसूस होता है कि हमें करना क्या था, कर क्या बैठे। तो अब देखो कैसे करेंगे, आप सभी लोग इसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, कैसे दे पाते हैं। कुछ लोग इसे कैसे कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे होंगे, बट एक आपको बताऊं, एक बेसिक आधार यही है कि 79 संख्याओं का जो एवरेज है 89 है, तो उन संख्याओं का योगफल यहां आ जाएगा, इसे करेंगे। फिर यहां से एक संख्या और ऐड कर दी गई, 1 नंबर इंक्रीज, देन आफ्टर 80 नंबर, औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो औसत जहां पहले 89 था 2 की वृद्धि करके 91 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x का एक योगफल निकल के आ जाएगा। ऐसा करने के उपरांत इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप उसी संख्या का होगा जो वो संख्या है, इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जहां दुनिया आपको इस तरीके से पढ़ाती है, समझाती है, लेकिन यार इस प्रश्न को करने से पहले इस प्रश्न के टॉपिक की समझ को विकसित करिएगा। मान लीजिएगा आप जैसे 4-5 दोस्त हैं, ए दोस्त है, यहां से बी है और ये सी है, ये 10 रुपए खर्च करता है जब दावत में, ये भी 10 रुपए खर्च करता है, ये भी 10 रुपए खर्च करता है, एक डी दोस्त और है। अब आप सभी लोग ये बताइएगा कि इस डी से कितना रुपए खर्च किया जाए, इस डी से कितना रुपए खर्च किया जाए कि इनके औसत पर, इसके एवरेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आप यही कहेंगे कि भाई जब सब लोग 10-10 रुपए खर्च करता है तो यहां से 10 रुपए ये भी खर्च करना पड़ेगा। इस बात से आप ये समझते होंगे कि एवरेज को बराबर करने के लिए सेम नंबर उसको देना ही पड़ता है। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां से 79 संख्याएं हैं और यहां से एक संख्या जोड़ी गई, तो अगर मैं कहूं कि औसत को ना तो डिक्रीज करना है ना इंक्रीज करना है, तो संख्या कितने नंबर की जोड़ी जाएगी, तो आप यही कहेंगे कि यहां से संख्या कितनी है 89, तो 89 नंबर की जोड़ी जाएगी। अब मैं कहूं कि जो चौथा दोस्त है, फोर्थ मेंबर है, ये आने से औसत में 2 की वृद्धि कर देता है, तो आप ये कहोगे कि पहले ये 10 वो देगा जो सबके बराबर बराबर देना पड़ रहा है, और जब 2 की वृद्धि करेगा तो यहां से ऐसा करने से 2 यहां भी देगा, 2 यहां भी देगा, 2 यहां भी देगा, 2 यहां भी, तो यहां इस डी ने आने के बाद जब 2 की वृद्धि करी तो यहां पे इस डी की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि 10 तो उसने दिया बराबर करने के लिए, और 2 + 2 + 2 + मतलब 4 दिया उसने बढ़ाने के लिए, तो संख्या का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे संख्या की वैल्यू हो जाएगी 18, यानी डी अपने आप में क्या है 18 है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस प्रश्न को अगर देख लीजिए, जो इंसान गुणा भाग कर रहा होगा तो कम से कम 1 मिनट में तो यही घूम जाएगा, 79 की 89 की गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से यही उसके 70 पंजे जितने भी है चले जाएंगे। तो अब इसे कैसे करना है, मेरे पैटर्न से करने के लिए एक ही रास्ता समझिएगा, ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा। नॉर्मली अगर मैं कहूं 79 नंबर का एवरेज कितना है 89 है, संख्या आई है तो यहां प्लस लगाएंगे, एक संख्या तो एक मल्टीप्लाई करेंगे कि ये संख्या 1 या 2 आएगी। अब संख्या यहां से कितना आ गई 1, तो कितना हो गया 80, और औसत में कितने की वृद्धि हुई है, तो 80 संख्याओं में 2-2 की अगर वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कितना हो जाएगा 160 का वृद्धि हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो संख्या आई होगी उसने 89 तो दिया होगा संख्या को बराबर करने के लिए, और 160 दिया होगा उसने, ध्यान रखना, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो कंप्लीट संख्या के जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाएगा, तो आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 6 14, यहाँ पे कितना 249, जो संख्या ऐड की गई है 249 आंसर है। नहीं तो लोग यही काम करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, लो जी आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक आधारनुमा तैयारी है जहां से हमें समझना है इन प्रश्नों को कैसे भावात्मक शैली से जानना है। ये सब चीजें आप क्लास में बहुत आराम से चीजें पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत आनंद के साथ दिमाग में चीजें बन पाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, देखिए क्या लिखा है, एक बार देखें। इसमें लिखा है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है। ठीक है, आप अगर एक परीक्षा में बैठते हैं तो सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो आगे क्या लिखा है, नेगेटिव उत्तर के लिए आपको 3 अंक काट लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर आप सही करेंगे 1 अंक मिले, जैसे यूपीएससी भी करता है। यूपीएससी सही प्रश्न करेंगे तो क्या करेगा, 1 प्रश्न नंबर दे देगा वहां पे सही प्रश्न का, गलत करेंगे तो क्या करेगा, कट कर लेगा। तो ऐसे ही यहां पे एक प्रश्न पूछा गया है, काट लेता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 80 प्रश्न हल किए और कुल प्राप्तांक कितना किया, 320 प्राप्त किया, तो उसने कितने प्रश्नों का हल सही उत्तर किया। इन एग्जामिनेशन 5 marks are given from the every correct answer and 3 marks are deducted from the for the wrong answer. A candidate attempt all 80 questions and their total score is 320. Then how many questions did he answer correctly?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखें कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करें, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। हम आपके मन से निकलने वाली उस पॉजिटिविटी को कमेंट के माध्यम से रिप्रेजेंट करें कि इस प्रश्न का कैसा है। तो अब इसे कैसे करेंगे? लोग इसके लिए सोचेंगे ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लोग सोचेंगे पता नहीं ये रेशियो का क्वेश्चन है, लोग सोचेंगे यहां से कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या इसमें आत्म मंथन करेंगे। या यूपीएससी के हॉल में बैठते हैं तो क्या होता है, वहां पे दिमाग में आता है कि ये जो टॉपिक है ये आया नहीं आया, आप ये नहीं सोचेंगे किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो जब यूपीएससी की उस धर्मशाला में बैठते हैं आप 2 घंटे के लिए, तो वहां आपका दिमाग काम करता है, वहां की समझ काम करती है। लगभग अगर 100 क्वेश्चन जीएस में आएंगे तो जीएस के 100 में से लगभग 30-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी समझ से आंसर सही हो पाते हैं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर यूपीएससी में 100 क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में वो डायरेक्टली अगर 55 क्वेश्चन सही करने पाते हैं तो 55 के 55 क्वेश्चन वो कोई किसी की ताकत नहीं वो सही कर पाए। लेकिन हां, लगभग अगर 100 में से लगभग अगर वो 40 क्वेश्चन सही कर पाए तो बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो समझदारी से सही कर पाते हैं। तो ऐसे ही सीसेट भी एक समझदारी का एग्जाम है, इसको कैसे करना है यही चीज आपके दिमाग में विकसित करनी है आपको। तो अब कैसे करना है देखें, ठीक उत्तर के लिए 5 मिलते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन दिया आपने, अगर आप एक प्रश्न जो है सही करेंगे, एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने वही प्रश्न रोंग किया तो 3 अंक और काट लिए जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, बड़े मोहब्बत से समझिएगा कि यदि अगर सही प्रश्न करते हैं तो आपको 5 अंक मिलते हैं, और गलत प्रश्न करेंगे तो वो प्रश्न मिलने की जगह 3 और कट गया, नुकसान कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ। तो आप दिमाग में बैठ पा रहे होंगे कि प्रश्न को सही करने पे 5 मिलने चाहिए थे, रोंग हुआ तो 3 कट गया, तो 5 जो मिलने चाहिए तो वो भी चले गए, 3 जो मिलने चाहिए थे वो डिडक्ट करने हैं। तो एक प्रश्न के गलत करने से हमें जो लॉस हो रहा है, ध्यान रखना, वो लॉस जो हो रहा है एक प्रश्न के करने से कितने का हो रहा है, 8 नंबर का हो रहा है। बड़ी मोहब्बत से आप इस चीज को देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन गलत करने से 8 नंबर का लॉस हो रहा है। अब इसे देखो करना क्या, लोग इसमें मिक्सर लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, यार कह दो अपना कहीं और आशिया ना बना लें, आ चुके हैं हम नया कुछ पढ़ाने के लिए। तो जैसे अब यहां एक विद्यार्थी ने 80 क्वेश्चन किए हैं, 80 क्वेश्चन किए। अब एक बात छोटी सी सोचिएगा, इमेजिंग करिएगा, मोहब्बत के साथ बोलिएगा, अगर सही प्रश्न के लिए 5 अंक मिलता है, 80 प्रश्न आपने किया, तो अगर एक प्रश्न के लिए 5 अंक मिल रहा है, 80 प्रश्न किया, तो आपको 400 अंक मिलना चाहिए, 400 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहां से मिला कितना, तो आप बोलेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि मिला है 320। तो क्यों कम मिला, कहीं ना कहीं उसने गलत प्रश्न किए होंगे, लेकिन कितने नंबर कम मिले, कहोगे आप 80 नंबर कम मिले। अब 80 नंबर कम मिले हैं तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप ये बताइएगा, जब 8 नंबर एक प्रश्न में गलत होने पर लॉस हो रहा है तो 80 नंबर कितने प्रश्नों में लॉस होगा? आप कहेंगे 10 क्वेश्चन होगा जब लॉस होगा 80 क्वेश्चनों का। तो यानी 10 क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट है, रोंग है। अब आपसे क्या पूछा गया है, मोहब्बत से, दिल की गहराई से आप ये कह सकते हैं कि जब यहां से 80 प्रश्न थे और 10 प्रश्न क्या है, गलत हैं, तो आपसे क्या पूछ रहा, सही उत्तर कितने हैं, तो राइट आंसर कितने होंगे? कोई भी अंधा आदमी कह देगा कि 80 में से 10 गलत, तो 70 क्वेश्चन क्या है, सही है। देखिएगा, हमें कुछ करना पड़ रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझदारी से करना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि यही स्टेप होगा, यार सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि मेनली क्या है आपको समझना है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो यही आ गया, क्या लिखा देखो, एक व्यक्ति को कार्य करने पर 75 रुपए दिए जाते हैं और कार्य से अनुपस्थित रहने पर 15 रुपए काट लिए जाते हैं। आप सोचो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, टाइम एंड वेजेस का है, टाइम एंड वर्क का है, नंबर सिस्टम का है, रीजनिंग का है। लोग इसी में उलझे रहेंगे। उलझना नहीं है, सुलझना है। जिंदगी सुलझन का एक यात्रा है। कैसे, अगर सही आप काम पे जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, 75 रुपए, काम पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, 15 रुपए आपके काट लिए जाएंगे। तो मोहब्बत से, प्यार की इस गलियों से, बाहरों से अपनी यात्रा को लगातार फूल बरसाते रही यात्रा में। तो अगर मान लीजिएगा एक डे कोई व्यक्ति नहीं जाता है काम पे, तो क्या होगा, जो 75 मिलने चाहिए तो वो भी चले गए, ऊपर से 15 रुपए और देना पड़ा। इस तात्पर्य, इस बात से आप ये समझते हैं कि वनडे काम पर ना जाने पर क्या होता है, लॉस होता है। कितने रुपए का, 90 रुपए का लॉस होता है। ये बात आपने समझ ली। अब देखो बिना कुछ करे कैसे करेंगे। अगर यहां से एक आदमी 20 दिन काम पे जाता है, 20 दिन गया है, 20 डे,
और एक डे में पैसा कितना मिल रहा है? 75 रुपए। तो पैसा में कितना मिलना चाहिए? आप कहेंगे 1,500 रुपए पैसा आना चाहिए था भाई, लेकिन पैसा उसके पास कितना आया? 1140 रुपए आया। तो आप आराम से, प्यार से, बहुत मोहब्बत से ये कह पाएंगे कि जहां 1500 रुपए आने चाहिए थे, 1140 रुपए आए हैं, तो वहां पे कितना रुपए कम आया? 360 रुपए कम मिले। अब ये कम क्यों मिले होंगे? ये कम मिले होंगे क्योंकि वहां पे वो व्यक्ति काम पर नहीं गया होगा। अब एक दिन के जाने में लॉस कितने का हो रहा है? 90 रुपए का। अगर एक दिन के जाने में 90 रुपए का लॉस है, तो आप प्यार से कह सकते हैं कि वो 4 दिन काम पर, 4 डे काम पर नहीं गया होगा। ये आप बात समझ सकते हैं, अब्सेंट रहा होगा। आप सोचो, आपसे क्या कहना चाह रहा है? आपसे यही क्या नंबर कहना चाह रहा है ना कि भाई वो कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा। तो कै दिन रहा? 4 दिन। यही लो जी आंसर है। इसके लिए मैथ्स पढ़ना है क्या? इसके लिए रीजनिंग पढ़ना है क्या? इसके लिए कुछ और ट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्या? मतलब नहीं बन रहा यार। तो सारे प्रश्नों को बिल्कुल आपकी समझदारी से करेंगे। देखिएगा, सारे प्रश्न हम लोग मोहब्बत से कर लेंगे, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, बहुत प्यार प्यार से करेंगे, हमें कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ये मिक्सर का क्वेश्चन है, ये रेशियो क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। लोग इसमें पता नहीं क्या क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना इसके। जैसे क्या लिखा, एक थैली में 20 रुपए 10 रुपए के नोट है, कुल नोटों की संख्या कितनी है? 120 है। एक धनराशि 1500 रुपए की है, तो बताओ 10 रुपए के नोट कितने हैं? अ बैग कंटेन 20 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स हुज टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 120 एंड द टोटल नंबर अमाउंट इज 1500 रुपीज, देन फाइंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। बड़ा बताइए, ऐसे प्रश्नों करने के लोग मिक्सर पढ़ेंगे? डूब मलो किसी नाले में जाके यार। लोग पढ़ाते क्या मैथ रीजनिंग, पता नहीं क्या गा रखा है यार। मैथ रीजनिंग इसमें आएगा तो फिर कैट क्लैट एसएससी बैंक रेलवे में क्या पढ़ाओगे तुम भाई? मेनली थीम ये है कि सीसेट के अंतर्गत मैथ्स को नहीं पढ़ना। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैथ्स तो उन लोगों के लिए है जो बाकी चीजों के लिए है। तो इट मीन्स मतलब आपको समझदारी से अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग जितनी भी है, उसी के आधार पर प्रश्न को समझना। अब जैसे एग्जांपल समझिएगा, एक थैला है, एक कैरी बैग है, इसमें क्या है? 2 तरह के नोट है, एक तो 20 रुपए का नोट है और एक कितना है? 10 रुपए का नोट है। अब बताओ यहां पे नोटों की संख्या कितनी है? 120 है। चलिए मजे के साथ करते हैं, 120 नोट है। अगर 120 नोट है, अगर मान लो हम छोटे वाले को सेटिस्फाई करने के लिए 10 रुपए के नोट बांट देते हैं, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 10 रुपए का अगर एक नोट है, 120 नोटों में बांटेंगे तो कितना रुपए बटेगा? 1200 रुपए। पैसा कितना है आपके पास? 1500 रुपए। तो बचा कितना? 300 रुपए। अब ये किसका बचा? ये किसका बचा? जब आपने 10 रुपए सबको बांट दिए, तो यहां 20 रुपए वाले के तो भाई 10 रुपए भी बचे होंगे ना। तो अगर आप यहां पर एक नोट को 10 रुपए देंगे, तो 300 रुपए के लिए आपको कितना नोट चाहिए? 30 नोट चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 20 रुपए वाले कितने नोट हैं? 30 नोट हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? 10 रुपए वाले कितने नोट हैं। तो बड़े प्यार से हम ये कह सकते हैं कि 120 टोटल थे। अगर 120 नोट पूरे थे, 20 रुपए वाले और 10 रुपए वाले, और इसमें 20 रुपए वाले यहाँ पे 30 नोट निकल के आ चुके हैं, तो प्यार से बताओ यहाँ कितने बचेंगे? 90 नोट बचेंगे, नहीं बचेंगे? बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैथ्स को नहीं पढ़ना होता सीसेट में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना होता है? समझदारी से करना होता है। जिसको भी लगता है सीसेट एक डर का विषय बन चुका है, तो एक बार कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी लेके बैच को ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी यात्रा है, जो आपकी एक ड्रीम है, जो आपका एम है, जो आपका सपना है, जो आप एक लेके आए हो, इसे बदलने के लिए दिन रात प्रयासरत रहिएगा। वो मंजिल आपकी है, वो ख्वाब आपका है, वो सपना आपका है, वो रास्ता आपका है। तो मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेटेजी आप अपनी फॉलो करिएगा। पढ़ाई तुम्हें खुद करनी है, बस आपको डायरेक्शन जाननी चाहिए। आपका मेंटर अच्छा होना चाहिए, आपकी जो किताबें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो आपकी लाइन डायरेक्शन है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो फिर नॉर्मली बात है कि आप लगातार समझ में आप देख पा रहे होंगे कि मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन? मिलते हैं क्लास के साथ। जिनको लगता है डर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि अगर वन टाइम आपने सीसेट को पूरा पढ़ लिया, तो उसके बाद सीसेट कभी जिंदगी में आपसे ये रोना नहीं पड़ेगा सीसेट के बारे में कि हाँ भाई हमको सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, कैसे होगा। ये सब डर दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय करें। लव यू ऑल द बेस्ट। एंजॉय करें अपनी यात्रा का, यही एक जीवन की यात्रा है। आप यूपीएससी नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन करेंगे ढंग से, ध्यान रखना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।